राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। आज देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री व स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि वे सामाजिक न्याय के प्रबल पैरोकार थे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के प्रबल पैरोकार बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो वहीं इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि दी। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए नीतीश सरकार पूरी तरह से सचेत है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में कोरोना के अधिक से अधिक टेस्ट करवाए जाएं ताकि कोरोना के प्रसार को फैलने से रोका जा सके। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु राज्य सरकार पूरी तरह तत्पर है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग कराएं तथा टीकाकरण की संख्या को और भी बढ़ाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक आयोजनों को कुछ दिनों के लिए स्थगित रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए अलर्ट और एक्टिव रहना होगा। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के लिए तैयार किए गए अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रति सभी सजग रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें तथा मास्क का प्रयोग जरूर करें। सचेत रहेंगे तो कम से कम नुकसान होगा। शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी के कर कमलों द्वारा समस्तीपुर जिले में राजकीय उच्च विद्यालय शेरपुर, भेपुरा एवं विद्यापति नगर में आदर्श आपदा राहत केंद्र के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय तथा सामुदायिक रसोई घर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोषांग के अधिकारियों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु किशनगंज जिला प्रशासन तत्पर है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने महेश बतना स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया तथा इलाजरत संक्रमित मरीजों से उनका हालचाल जाना और दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार के नेतृत्व में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर जिले में नियमों के अनुपालन हेतु व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि टीकाकरण के राज्य औसत को देखते हुए जिले में प्रतिदिन कम से कम 11,000 टीकाकरण होना चाहिए। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में कोविड-19 बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण बैठक हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुरूप कोविड-19 जांच कराना सुनिश्चित कराएं। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने 6 सदस्यीय समिति के साथ बिहरा एवं पटोरी में NH 327E के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु स्थल का निरीक्षण किया तथा संबंधित विभाग और एजेंसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। देश में एक तरफ फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना टीकाकरण भी जारी है। लेकिन कोरोना टीकाकरण को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना टीकाकरण भारत में कम हो रहा है, जबकि सरकार ने कोरोना की ज्यादा वैक्सीन विदेशों में भेजी है, जबकि सरकार को देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण उपलब्ध करवाना चाहिए था। आज एक बेहद इम्पोर्टेंट इशू पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ये इशू देश की 135 करोड़ आबादी की हेल्थ, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
और आज कुछ ऐसे आंकड़े आम आदमी पार्टी आपके सामने रखने जा रही है जिससे ये नजर आता है कि केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच वाली मोदी सरकार अपने देशवासियों को वैक्सीनेशन, इनॉक्यूलेशन, टीकाकरण करने की बजाय वैक्सीन को दूर दराज के देशों में एक्सपोर्ट करने पर ज्यादा बल दे रही है, ज्यादा वजन दे रही है। और आंकड़े इतने चौंका देने वाले हैं जिससे यह नजर आता है कि भारत ने अपने देशवासियों को इतनी वैक्सीनेशन नहीं करी जिससे ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट कर दी। और आज ये नजर आता है कि प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपनी छवि की चिंता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी ज्यादा है, वो प्रधानमंत्री जी की इमेज या भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं वो इन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन लोगों की जान माल की रक्षा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने देश के लोगों की जिंदगी बचाना, उनको सुरक्षा कवच पहनाना, उनको वैक्सीनेशन देना, ये कोई खास जरूरी नहीं नजर आता भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के लिए। 645 लाख यानी कि 64.5 मिलियन डोजेस वैक्सीन की एक्सपोर्ट करी हैं जनवरी से लेकर आज तक। कुल मिलाकर 84 देश हैं और भारत के लोगों की जान की कीमत आज भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जी की आंख में जीरो हो गई है। आज अपनी छवि चमकाने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जय जयकार हो, इसके चलते उन्होंने एक्सपोर्ट्स ऑफ वैक्सीन्स को इतना तवज्जो दिया कि भारत में इतनी वैक्सीनेशन नहीं हुई जितनी उन्होंने एक्सपोर्ट कर डाली है। भारत देश में जैसा कि आप सब जानते हैं कि 135 करोड़ की बड़ी आबादी वाला देश है और जिस रेट पर हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिस दर पर, जो हमारा इनॉक्यूलेशन रेट है, जिस पर हम अपने देशवासियों का टीकाकरण कर रहे हैं, यदि इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता गया तो पूरे देश की आबादी को वैक्सीन करने में लगभग 15 साल लगेंगे। यह सरकार जो नेशनलिज्म की बात करती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 56 इंच की मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नेशनलिज्म कहां है? टीकाकरण का राष्ट्रवाद कहां खो गया आपका, जो आज आप हिंदुस्तान के लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं समझते, लेकिन युगांडा, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, केनिया में बैठे लोगों की जान की कीमत आपके लिए हिंदुस्तान के लोगों की जान की कीमत से ज्यादा हो गई। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश में फैल रही कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार केंद्र सरकार की लापरवाही बताया। साथ ही इस दौरान उन्होंने आप सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार भी कोरोना पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है। पिछले यानी कि 2020 मार्च से पूरा न केवल विश्व भुगत रहा है बल्कि देश भी पूरी तरह से इस महामारी की वजह से कई संकटों से गुजर रहा है, जिसमें खास तौर से आर्थिक तौर पर तो देश की स्थिति बिगड़ी ही है। जान के तौर पर भी देखा जाए तो देश में लाखों लोगों की जान इस महामारी से जा चुकी है।
कल 4 अप्रैल के जिस तरह से आंकड़े आए हैं, बहुत दुख होता है शेयर करते हुए, लेकिन सरकार के सामने ये आंकड़े रखना बहुत आवश्यक है। जिस संक्रमण की शुरुआत चाइना से हुई और उसका फैलाव जिस तरह से विश्व के अंदर हुआ और जिससे देश भी बड़े संकट के दौर से गुजरा और आज भी गुजर रहा है, बार बार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेतृत्व, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार यानी मोदी जी की सरकार और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को हम लोग समय समय पर सचेत करते रहे, सुझाव देते रहे। बावजूद उसके सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे भागती रही, हटती रही और उसके विपरीत राजनीति करती रही। जिस तरह से कल आंकड़े आए हैं और केंद्र की सरकार ने ये माना है कि देश के अंदर दूसरी वेव कोविड की आ गई और दिल्ली में चौथा चरण चल रहा है कोविड का। जब आंकड़ों पे हम नज़र डालें तो हिंदुस्तान वर्ल्ड में कोविड पेशेंट को नंबर 1, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि विश्व के अंदर कोविड पेशेंट के रूप में हिंदुस्तान नंबर 1 बन गया है। और ये जो दावे हैं कि संक्रमण पे केंद्र की नज़र है, हम बचाव के उपाय कर रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने काम किया है, ये उन दावों की पोल खोलने का काम करते हैं। आप देखेंगे जो कल के आंकड़े हैं उसमें इंडिया नंबर 1 रहा है कोविड पेशेंट के रूप में, नंबर 2 पे फ्रांस और नंबर 3 पे टर्की। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को संभाला और आज तक संभाल के रखा हुआ है। लेकिन देश में जिस तरह से ये सेकंड वेव आई है, उन्होंने अपनी पूर्व की गलतियों से ना संज्ञान लिया, ना उस पर उचित कोई व्यवस्था की गई और देश के लोगों को यूं ही भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। जहां राजनीतिक सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी भाजपा अपने प्रधानमंत्री जी को लेकर के आए दिन चुनावी सभाओं के लिए तो कोविड को बिल्कुल इग्नोर करती हैं, वहाँ के उनके नेताओं के भी आए दिन इस तरह के बयान दर्शाते हैं कि इन्होंने बजाय कोविड पे कुछ काम करने के अपने चुनावी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर कायदे कानून नियम को तोड़ने का काम किया। जिस तरह से मैंने हिंदुस्तान की स्थिति आपके सामने रखी, वैसे ही दिल्ली के अंदर भी जो बीते दिन आंकड़े थे साथियों, बहुत चिंतापूर्ण स्थिति वो दर्शाते हैं। 4000 से ज़्यादा कल मरीज कोविड के दिल्ली में पाए गए, 21 से ज़्यादा मौतें हुई, चौथा चरण चल रहा है। लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पूर्व की भांति इस बार भी कोविड के खिलाफ लड़ाई की चिंता छोड़ अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नज़दीक के प्रदेशों में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। और अफसोस होता है कि मुख्यमंत्री जी को जहां इस कोविड के खिलाफ एक कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए थी, दिल्ली के अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए था, यहाँ के एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना चाहिए था, एक रणनीति के तहत दिल्ली को आगे ले जाना चाहिए था, वहाँ के उपाय के बजाय अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग आज भी न केवल कानून की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। इन दिनों होली से ही तेज गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन अचानक दोपहर 4 बजे के बाद एकाएक मौसम में बदलाव आने लगा और ठंडी हवाएं चलने लगी और भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों ने गर्मी से निजात पाई। आज मौसम में हवा के साथ साथ आसमान में बादल भी दिखाई दिए। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक बारिश और हिमपात के आसार बने हुए हैं। इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के अलावा झारखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। इन सभी हिस्सों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। भीषण गर्मी के बाद यूँ देखिए बादल का नज़ारा, हल्की
धूप के साथ साथ बादल लगी हुई है और मौसम ने यू टर्न लिया है। इस प्रकार से मौसम ने काफ़ी मिजाज में तब्दीली हुआ है और दिल्ली शहर में मौसम का बदलाव 4 बजे दोपहर के बाद देखने को मिल रहा है और भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है और लोग ठंड का एहसास कर रहे हैं। इस प्रकार से दिल्ली का मौसम पुनः एक बार बदलता हुआ दिख रहा है और कई लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्हें भी पता चला कि मौसम में बदलाव हुआ। एकाएक भीषण गर्मी के बाद और 4 बजे के बाद मौसम में यू टर्न लिया है, तो कैसा मौसम आपको फील हो रहा है? मौसम थोड़ी तो ठंडक लग रही है। अभी गर्मी 2-3 दिनों से जो थी गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, एकाएक से बढ़ी तो अभी मौसम अभी देखिए बादल अभी दिख रहे हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें उन्होंने बताया कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी करने की दिशा में दिल्ली सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है, जिसमें 6.1 करोड़ की फंडिंग से ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम जब भी बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी या सरकार का और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये सपना रहा है कि जिस प्रकार से क्रांतिकारी काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ और काफ़ी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हुआ, उसी प्रकार से दिल्ली में भी वर्ल्ड क्लास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक MOU आप कह सकते हैं, एक पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, एक कोलैबोरेशन आप कह सकते हैं, IIIT दिल्ली के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने किया। हमारे साथ डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अंजन बोस IIIT के, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट आशीष कुंद्रा जी भी साथ में हैं। तो इस बेसिकली जो ये पार्टनरशिप है, इसका दिल्ली नॉलेज डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा 6.1 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी और ये जो सेंटर है, इस सेंटर का नाम रखा गया है सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी। तो मोबिलिटी और उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। देश भर में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई है और महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। वहां एक दिन में 57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं पूरे देश में कोरोना को लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्त होता दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में बीते 2 सप्ताह में पुलिस ने मास्क नहीं लगाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के 12,000 से ज्यादा चालान काटे हैं। हालांकि कई लोग कोरोना के प्रति जागरूक भी हैं और दूसरे लोगों को भी कोरोना के नियमों का पालन करने की सलाह देते नजर आए। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की रिपोर्ट। कोरोना के कहर से लोग डरेसा में हैं। अभी मैं एक चाय की दुकान पे हूँ, जूस की दुकान पे हूँ। यहाँ सब कुछ मिलता है, चाय से लेके स्नैक्स और जूस तक। सर कैसा माहौल दिख रहा है? कोरोना तो काफी बढ़ रहा है जी। बहुत डर लग रहा सर। तो इसमें कैसा माहौल दिख रहा है कनॉट प्लेस में? सब लोगों में तो बहुत डरावा माहौल है। तो इससे कैसे आप लोग निजात लेंगे? तो सर हम ये कोशिश करें सबको मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें। तो हम सब अभी वैक्सीन लगा के आ रहे हैं। जो माहौल दिख रहा है कनॉट प्लेस में काफी सन्नाटा है, क्या कहना चाहिए? कैसा माहौल आपने दिख रहा है? सर माहौल तो बहुत ही इस समय काफी डरे हुए हैं क्योंकि कोरोना के बारे में फिर से हो गया है कि फिर से वही पीक पे पकड़ लिया है। तो हम लोग इसी वजह से हम लोग NGO में काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आज वैक्सीन लगाने आए थे। हमारा फर्स्ट डोज था तो हम लोगों ने वो लगवा लिया है और मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि सब सुरक्षित रहें और दूसरों में ये ना फैले। लोगों को कैसे बचना चाहिए? लोगों को पहले तो जागरूक होकर के सबको मास्क और सैनिटाइजर और दूरी बना के रखना चाहिए और सबको आकर के जहाँ टेस्ट कराना चाहिए लोगों को। लॉकडाउन लगे कि नहीं? लॉकडाउन तो प्रिकॉशन होना, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए ताकि लोगों पर इसका प्रभाव बहुत साल भर से झेल रहे हैं लोग बाग, इस परेशानी को आगे न। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ कई लोग कनॉट प्लेस में हैं, वैक्सीन लगा चुके हैं
और सबों से वैक्सीन लगाने की अपील भी कर रहे हैं और सभी वैक्सीन लगाने के लिए सभी एक दूसरे को प्रेरित भी कर रहे हैं। कनॉट प्लेस में भीड़ कम दिख रही है, क्या कारण है? भीड़ तो कम है क्योंकि कोरोना से डर तो सबको है ही, लेकिन ऐसा है कि अब कोरोना तो हमारे जीवन में रहेगा ही रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है? अर्थव्यवस्था तो बस ऐसे ही है, कहने की चीज़ें हैं, बाकी सब लोग खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अब कोरोना ऐसे ही है। और बचाव सावधानी आप करोगे तो कोरोना से बचे रहोगे, अदरवाइज आप कोरोना पीड़ित हो जाओगे। कोरोना से कैसे बचा जाए, मामला तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें मास्क लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, मास्क लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड, हमें भीड़ भाड़ से बचना बहुत ज़रूरी है। जो हम भीड़ में एकदम घुसते चले जाते हैं, खासकर जैसे मंडी हो गई, स्पेशली हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे इस हॉस्पिटल में खासकर में मास्क लगाना ज़रूरी है ना। मास्क लगाना, हैंड में ग्लव्स पहनना, उसके बाद सैनिटाइज करना, टाइम पे हैंड वॉश करना। बाहर से आ रहे हो हैंड वॉश करो, कुछ काम करके आ रहे हो तो हैंड वॉश करो, जो कि आजकल शायद कोई कर भी नहीं रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोरोना ज़्यादा बढ़ भी रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना से बचने के लिए? मास्क लगाइए, बराबर हाथ धोइए, दूरी बना के रखिए। उन्होंने जो बातें कही उसका अमल करना चाहिए। दिल्ली शहर में कोरोना का प्रकोप बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार भी अब पूर्णतः सक्रिय हो चुकी है और जगह जगह मास्क की चेकिंग हो रही है। अभी मैं राणा प्रताप बाग में हूँ और यह नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी दिल्ली पुलिस के होमगार्ड के जवान, दिल्ली नागरिक सुरक्षा के लोग मास्क चेकिंग में लगी हैं। तो सुमन जी, आप लोग क्या जांच कर रही हैं आज? हम मास्क की चेकिंग कर रहे हैं। जो मास्क नहीं पहन के आ रहे हैं, जिन्होंने नीचे किया हुआ है, उनको पकड़ रहे हो, जुर्माना ले रहे हैं। कितना जुर्माना लेती है? 2000। बहुत ही अच्छी बात है, मास्क लगानी जरूरी है, कोरोना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो संदीप, कितने दिनों से मास्क की चेकिंग में लगे हो आप लोग? 15 दिन हो गए। पहले ये था कि काफ़ी लोग विदाउट मास्क घूमते थे, अब ऐसा नहीं है। अब तो लगभग हर आदमी के पास मास्क मिलेगा और मास्क लगाया और प्रॉपर तरीके से मास्क लगा के निकलते हैं, तो चालान होने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं अब। बहुत ही अच्छी बात है। 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी। इसी कार्य में लोग लगे हैं। मैं मिहिर कुमार झा, DRD न्यूज़ के लिए। आवश्यक सेवाओं में जुटे लोग कोरोना वॉरियर कहे जाते हैं और मैं भी अभी BSES राजधानी पावर लिमिटेड के अभियंताओं को दिखा रहा हूँ। आप लोग बिजली विभाग से हैं और कोरोना काल में भी आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया था और इस टाइम काफ़ी कोरोना बढ़ रहा है, तो कैसे कार्य कर रहे हैं? कोरोना वॉरियर हैं आप लोग, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि बच के चलें, डिस्टेंस बनाएं, हाथ धोएं बार बार और दूरी बना कर रखें। तो आप लोग बिजली विभाग में हैं? जी सर। तो आप लोगों ने 24 घंटे कार्यरत रहते होंगे? 24 घंटे सर। क्या सर, बिजली विभाग में तो काफ़ी काम होता है दिन रात, कोरोना भी बढ़ रहा है, क्या संदेश देंगे दिल्ली वासियों को? दिल्ली वासियों को संदेश यही देना चाहेंगे कि अपनी सावधानी रखें, कोरोना से बचें, अपने को बचाएं और लोगों को भी बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, सबों से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, कोरोना से खुद भी बचिए और लोगों को भी बचाइए। कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है। मैं ग्रीन पार्क से अभी आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी कम लोग यहाँ भी आज निकले। हालांकि आवश्यक कार्य और कार्यालय में कार्यरत लोग तो निकल ही रहे हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से लोगों का निकलना नहीं चाहिए। मिहिर कुमार झा, DRD न्यूज़ के लिए। राज सर्वप्रथम की टीम आज आपको दिल्ली के अति प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने जा रही है। ये मंदिर भगवान भोलेनाथ का है और यहाँ लगभग 800 वर्ष पुराना शिवलिंग स्थापित है। ये मंदिर भगवान शिव के भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। राज सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। लगभग 800 वर्ष पुरानी यह स्वयंभू शिवलिंग है और 5 पीपल के पेड़ के बीच में महादेव स्वयं प्रकट हुए थे आज से 800 वर्ष पूर्व। यह गौरी शंकर मंदिर में हूँ, दिल्ली के चांदनी चौक अवस्थित यह अति प्राचीन भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ करोड़ों भक्तों की आस्था है और बताया जाता है कि इसके ठीक बगल में जमुना जी बहा करती थी और जमुना से जल लेके शिव भक्तगण सीधे बाबा को जल चढ़ाया करते थे। ये देखिए, आज भी यहाँ पूजन होता है, रोज यहाँ पूजन होता है और जिन्हें बुलावा आता है वहीं यहाँ आते हैं। वैसे चांदनी चौक बहुत ही मशहूर
दिल्ली के लाल किला के ठीक सामने यह मंदिर है और लाखों करोड़ों भक्तों के आस्था का प्रतीक। आज भी मैं अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि आज भी मंदिर में तमाम महिला भक्त, पुरुष भक्त आकर और बाबा को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और यहाँ कई लोग आसपास के रोज भी आते हैं। गौरी शंकर मंदिर में सीताराम दरबार भी है और यहाँ हर एक देवी देवताओं का मंदिर विद्यमान है और आध्यात्मिक वातावरण से ओत-प्रोत गौरी शंकर मंदिर प्रांगण आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सली हमले में शहीद जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। देश में पहली बार 24 घंटे में 1 लाख के पार हुए कोरोना के केस, बढ़ा खतरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी जी का आभार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य के लोगों से कोविड-19 के मामलों के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधों और सप्ताहांत लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। केजरीवाल ने आज कहा कि किसानों का समर्थन करने के कारण दिल्ली की आप सरकार को दंडित कर रही है केंद्र सरकार। टीएमसी के समर्थन में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन उतरने वाली हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के लिए चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर सुरक्षा बल पहुंच चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और एक्टर विकी कौशल भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कोरोना ने बढ़ाई निवेशकों की टेंशन, 400 अंक से अधिक लुढ़का सेंसेक्स। जूनियर एवं कैडेट कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू, 600 पहलवान का दिखेगा दमखम। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से दिया इस्तीफा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाया था वसूली का आरोप। मुंबई हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले के बाद अनिल देशमुख ने उद्धव ठाकरे को भेजा इस्तीफा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? अच्छी सरकार चलाएं, लोगों का भला करें और लोगों को रोजगार मिले, रोटी मिले, ना कि मंदिर मस्जिद के नारे मिले। मंदिर मस्जिद सब अपनी जगह है, सब धर्मों की इज्जत है, सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, करना चाहिए। राष्ट्र प्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार भी अपनी जड़ें बहुत जमा रहा है, चाहे नोटबंदी की बात ले लो या दूसरी विषय पे सरकारों की बातें देख लो, उसके पीछे भ्रष्टाचार छिपा ही छिपा है। अभी कोरोना से निपटे नहीं, महामारी से निपटे नहीं, लोग गरीबी से मर रहे हैं। सर, राष्ट्र प्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्र मजबूत तो तब होगा जब नौजवान मजबूत होंगे, जब नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी, गरीब आदमियों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को उनका सम्मान मिलेगा, हर बच्चे को एजुकेशन मिलेगा। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।